हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है साइक्लोट्रॉन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। साइक्लोट्रॉन की रचना, उसकी कार्यविधि और उससे संबंधित सांख्यिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कंपैरेटिवली बड़ा टॉपिक है। यस, ये है साइक्लोट्रॉन की रचना। अब साइक्लोट्रॉन किस प्रकार की युक्ति है, इसकी रचना को हम डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम भारी धनावेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं। धनावेशित कणों को त्वरित करने की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। प्रयोगशाला से संबंधित प्रयोगशालाओं में उच्च आवेशित पुंजों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रयोगों के लिए, कुछ महत्वपूर्ण शोध करने के लिए, तो भारी धनावेशित कणों को हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित करते हैं। राइट, तो डिस्कस करते हैं इसकी रचना क्या है। साइक्लोट्रॉन की रचना, साइक्लोट्रॉन में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये बीच में है डीज, अर्धवर्ताकार धातु की डीज है, डी आकार में, और इन दोनों डीज के मध्य हल्का सा गैप है। इसको हम D1 कह सकते हैं और इसको आप D2 कह सकते हैं। यह है उच्च प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव, रेडियो आवृत्ति की रेंज का ये विभव है। प्रत्यावर्ती विभव का अर्थ क्या है? ये अगर धन आवेशित है, ये ऋणावेशित, अर्धचक्र में अर्ध आवर्तकाल के पश्चात इन दोनों की ध्रुवता चेंज हो जाएगी, यानी ये ऋणावेशित और ये धनावेशित। फिर एक आवर्तकाल के बाद ये पुनः धनावेशित और ये ऋणावेशित, यानी एक आवर्तकाल में ये धनावेश से ऋणावेश और ऋणावेश से धनावेशित हो गया। तो ये है प्रत्यावर्ती विभव। प्रत्यावर्ती विभव से तात्पर्य ये है कि ध्रुवता यानी धन और ऋण जो चिन्ह है वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है प्रत्येक डी पर, और ये जो विभव है उसकी आवृत्ति परास रेडियो आवृत्ति का विभव है। रेडियो आवृत्ति, रेडियो आवृत्ति के परास का विभव है। यस, अब हमें किसको त्वरित करना है? धनावेश को। तो हमें क्या चाहिए? धनावेश का सोर्स चाहिए। धनावेश का सोर्स इन दोनों डीज के मध्य रखा जाता है, और ये दोनों डीज किस प्रकार से रखी गई है? इस प्रकार से, ये ऊपर एन और एस और ये लंबवत है। इस प्रकार दोनों ध्रुवों के मध्य स्थित है, और इन दोनों डीज के मध्य धन आयन का स्रोत रखा हुआ है। क्लियर? यानी इस सोर्स से हमें धनावेश प्राप्त होते हैं। करेक्ट? और ये है इसकी रचना। मैटलिक है, ये धातु से बनी हुई है। अब हम इसकी कार्यविधि की बात कर रहे हैं। कार्यविधि देखिए, जब इस धनावेश के स्रोत से धनावेश निकलता है तो उस समय t पर, मान लीजिए माना t समय पर, माना समय t पर D1 धनावेशित है और D2 ऋणावेशित है। किसी भी समय पर हम बात करें, समय t पर D1 तो है धनावेशित और D2 है ऋणावेशित, तो हम बता सकते हैं धन आवेश स्रोत से निकलते ही किस डी की ओर जाएगा? ये जाएगा D2 की ओर, और ये D2 इस प्रकार से खोखली है, अंदर से ये खोखली है, तो ये धनावेश D2 की ओर जाएगा।
एक्चुअल में सेंटर पे। तो धनावेश यहां से निकलकर D2 के खोल में प्रवेश करता है। तो यहां से आप देखिए क्या होगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है लंबवत। तो ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में ये धनावेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल कार्यरत होता है और धनावेश वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। अब इस D के अंदर प्रवेश करेगा। D के अंदर प्रवेश करने पर इस पर एक बल कार्यरत होता है। तो बल कार्यरत होगा, इस बल के कारण यह आवेश वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करेगा। तो देखिए यह लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है और ये इस प्रकार से गति कर रहा है। तो इस पर बल किस दिशा में कार्यरत होगा, ये B है और ये V है। इस प्रकार से B और V। तो यहां पर अगर आप नियम लगाएं राइट हैंड स्क्रू नियम, तो उस आधार पे आप देख सकते हैं V से B जा रहे हैं, V से B, V से B जाएंगे तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। अंदर की ओर एक बल कार्यरत होगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, घूर्णन करेगा और ये वृत्ताकार पथ पर मुड़ जाएगा। और एक चीज आप ध्यान रखना, D के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, क्योंकि D किससे बनी है, धातु से। धातु के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र का मान, धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो ये एक बार प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के पश्चात इस पर चुंबकीय बल कार्यरत होता है। चुंबकीय बल के फलस्वरूप ये इस प्रकार मुड़ जाती है वृत्ताकार। अब ये बाहर निकलता है धनावेश। धनावेश बाहर निकल गया, उसके मध्य स्थान में आएगा। मध्य स्थान में क्या लगा हुआ है, बाहर से विद्युत क्षेत्र। और जब ये यहां पहुंचता है, ये कौन सा ग्रहण है, धनावेश है। और इस पर T समय पर था धनावेश। धनावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। परंतु जितने समय में ये घूमकर आएगा उतने समय में ये ऋण आवेशित हो जाएगा और ये धनावेशित। तो ये प्रवेश करेगा इसके अंदर, D1 के अंदर ये धनावेशित कण प्रवेश कर जाएगा और D1 में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक वृत्ताकार पथ पर मुड़ेगा। देखिए इसने बीच में क्या किया, इस मध्य स्थान में ऊर्जा ग्रहण की। कहां से, विद्युत क्षेत्र से। इसका जो मध्य का जो स्थान है वहां से इसने ऊर्जा ग्रहण की है, QV। ये विभवांतर है V और आवेश है Q। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य QV हो गया। तो यानी इसने QV ऊर्जा ग्रहण कर ली। जब D2 से बाहर निकला, मध्य स्थान में आया, फिर इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति प्राप्त होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगता है तो ये त्वरित होता है, आवेशित कण त्वरित होगा और इसे इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी QV। यहां इसको QV ऊर्जा प्राप्त हुई और इसने प्रवेश कर दिया D1 के अंदर। यानी ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऊर्जा में वृद्धि हुई तो ये जो वृत्त बन रहा है, जो अर्धवृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या इससे अधिक होगी। क्योंकि अगर कण यूं चल रहा है, फिर अगर ऊर्जा बढ़ी तो बड़े वृत्त पर चक्कर लगाएगा। तो ये यहां पर बड़े वृत्त पर चक्कर लगा रहा है। फिर यहां जैसे ही कण पहुंचता है D1 से बाहर आने के लिए, इतने में ये धनावेशित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा और यहां त्वरित होगा ये D2 की ओर, D2 की ओर त्वरित होगा। फिर इसे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, QV। पहले तो D2 से निकला, D1 की ओर गया, QV ऊर्जा। अब D1 से निकलकर वापस D2 में पहुंचे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, QV। तो यानी कुल ऊर्जा इसे 2QV प्राप्त हो गई एक चक्कर में।
अब D2 में पहुंचकर फिर इस पर चुंबकीय बल लगेगा, तो इस प्रकार से ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। हर चक्कर में इसकी ऊर्जा 2q भी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार ये चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार से जब चक्कर लगेगा, लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है कि आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इन डीज की जो त्रिज्या है उसके तुल्य हो जाती है, यानी यहां पर ये गति करने लगता है लास्ट, और फिर इसे एक विंडो W से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस विंडो से हमें ये धनावेशित कण त्वरित होकर प्राप्त होगा। तो देखिए आप समझ पाए होंगे, हर चक्कर में इसकी कितनी ऊर्जा बढ़ रही है, 2qb, और ऊर्जा इसे कौन सा क्षेत्र दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र केवल इसे वृत्ताकार पथ में मोड़ रहा है, लेकिन इसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है विद्युत क्षेत्र से। हर चक्र में ये 2 बार मध्य स्थान से गुजरता है, यहां से यहां और यहां से यहां, तो हर चक्कर में इसकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, 2q। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं। और जब आवेशित कण के वृत्त की त्रिज्या अधिकतम पहुंच जाती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, ये जो डीज है उनकी त्रिज्या के तुल्य, तो ये एक चक्र में 2q की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर आप इसको समझें इस प्रकार से, ये डीज, ये प्लस और ये माइनस टी पर, और ये ऋण और ये धन, कब t प्लस t/2। इसका अर्थ यानी आधे आवर्त काल में, पूरे चक्र में तो एक आवर्त काल होगा, लेकिन आधा भाग ही पूरा हो रहा है एक डी के अंदर, तो आधे भाग में इसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है, ऋण और धन। यहां से आप पहुंचते हैं तो फिर पुनः चेंज हो जाती है। अर्ध आवर्त काल में इसकी ध्रुवता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, करेक्ट। तो ये थी इसकी कार्यविधि। अब इसकी जो गणितीय विवेचना है उसको डिस्कस करते हैं। होपफुली यहां तक आपको क्लियर है। ध्रुवों के बीच में डीज रखी गई है लंबवत, डीज के मध्य आवेश का सोर्स है, और ये डीज बाह्य प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ी गई है, और इसका जो विभव है वो लगभग 10⁴V होता है, अधिकतम मान इसका, और जो आवृत्ति है चेंज होने की वो 10⁶ हर्ट्ज के लगभग रहती है। जो विभव की आवृत्ति है वो 10⁶ हर्ट्ज, और विभव का जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान, वो 10⁴ वोल्ट होता है। अप्रोक्सीमेट इसके इर्द गिर्द हम मान लेते हैं। लेकिन आप यहां ध्यान रखना, रेडियो आवर्ती परास में प्रत्यावर्ती विभव लिया जाता है, राइट। तो ये थी इसकी कार्यविधि, और हर अर्ध आवर्तकाल में ध्रुवता चेंज होती है। आवर्तकाल किसका, आवर्तकाल प्रत्यावर्ती विभव अगर है तो इस प्रकार से चेंज होता है, इस प्रकार से चेंज होगा, धन ऋण। ये एक आवर्तकाल हो गया, कितना समय लगा, एक आवर्तकाल। यहां परिवर्तन हो रहा है, ये धनावेश धन टर्मिनल, और यहां पर ऋण टर्मिनल हो जाएगा, यानी D1 अगर यहां तक धनावेशित है T/2 तक, उसके पश्चात ये T/2 कंप्लीट होते ही D1 ऋण आवेशित हो जाएगा, और वृत्त जो चक्कर लगा रहा है वो उसके साथ संबंधित किया गया है। ये वृत्त इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, आवेशित कण चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो एक आवर्तकाल है वो इससे संबंधित है, इससे मैच किया गया है, तभी ये आप त्वरित कण प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मध्य स्थान में कण पहुंच गया है लेकिन ध्रुवता में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए ये धनावेशित है, कण यहां पहुंच गया लेकिन इसकी ध्रुवता परिवर्तन नहीं हुई, तो ये इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। तो ये संभव कब है? जब वृत्तीय पथ का जो आवर्त काल है उसका, आवेशित कण का, वो इससे संबंधित, इसके इक्वल, तभी ये मान हम प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक आवश्यक शर्त है। अब हम बात करते हैं गणितीय विवेचन की, इसका मैथमेटिकल डिस्कशन, गणितीय विवेचना। देखिए पहले हमने डिस्कस किया था, आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है? चुंबकीय क्षेत्र से, बी से। तो इसमें देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पर QVB चुंबकीय बल लगता है, क्योंकि लंबवत है, थीटा का मान 90 है, QVB, और ये किसके तुल्य है? mv²/r। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल किसके तुल्य है? QVB के। तो ये V से V, यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं R का मान mv/QV। ये अगर V के पदों में लिखें, ये R है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या इंक्रीज हो रही है लेकिन किसी क्षण उसकी जो त्रिज्या है वो mv/QV के तुल्य है। V का मान प्राप्त कर सकते हैं QV R/, ये है वेग का मान। करेक्ट इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आप आवर्त काल प्राप्त कर सकते हैं, T = 2πr/v। 2πr/v, या तो यहां r का मान रखें या v का रखें। तो देखिए हम मान पुट कर रहे हैं 2πr, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, QVR/m, r से r कैंसिल, 2πm/QV। ये हमने पहले डिस्कस किया था। आवर्त काल क्या है? परिधि की लंबाई बटा वेग, यानी आवर्त काल परिधि को कितने समय में पूरा कर रहा है। v वेग से चल रहा है, दूरी ये है, तो ये आवर्त काल। तो ये हो गया 2πm/QV, ये इक्वेशन। हम यहां पर अर्ध आवर्त काल की बात कर रहे हैं कि T/2 समय में ध्रुवता चेंज हो जाती है, तो उसका मान आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। T/2 इक्वल्स टू, अगर हम T/2 लिखें, इसको 2 से भाग दें तो ये आएगा πm/QV, यानी ये वो समय है जब उसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है, πm/QV। ये हमें मान रखना होगा T/2। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी ऊर्जा की। जो आवेशित कण है उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम करते क्या है, इस युक्ति के द्वारा हम करते क्या है, जो धनावेशित कण है उसको त्वरित करते हैं। त्वरित करते हैं तो यानी लास्ट में हमें अंत में कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। हम बात कर रहे हैं r त्रिज्या की स्थिति पर, मान लीजिए वो इन बिटवीन है कहीं, d के बीच में ही है, तब उसकी ऊर्जा कितनी है? देखिए गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। m द्रव्यमान है धनावेशित कण का, v उसका वेग है, वो कहीं बीच में है, अभी वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो देखिए v का मान पुट कर देते हैं 1/2 mQVR/m। अभी हमने निकाला था ये r का मान mv²/r = QVB से, v से भी कैंसिल, तो v का मान हमने क्या निकाला? QVR/m। ये मान हमने v का यहां पुट कर दिया। r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो देखिए इसको हल करते हैं, 1/2
क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, एम से एम कैंसिल, तो E इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम। ये है इन बिटवीन कहीं, ये अभी फाइनल ऊर्जा नहीं है, इससे जब बाहर निकलेगा वो ऊर्जा अलग है। ये बीच में गतिशील धनावेशित कण की ऊर्जा है, करेक्ट। अब मान लीजिए धनावेशित कण अधिकतम त्रिज्या पर पहुंच गए। इस d की जो त्रिज्या है, ये पूरा वृत्त बन रहा है, d दोनों डीज को अगर मिलाएं तो इन डीज की जो त्रिज्या मान ले r, तो r त्रिज्या पर ये पहुंच गया है। तो अधिकतम ऊर्जा के लिए, अधिकतम ऊर्जा के लिए स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। कैपिटल R डीज की त्रिज्या है, ये त्रिज्या R है। यहां पर कण गति करें, इससे बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि डीज की बाउंड्री है। तो यह अधिकतम ऊर्जा को प्राप्त कर चुका है। इसमें हम मान पुट कर दें, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, E इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन, ये है E मैक्सिमम। जब धनावेशित कण इस विंडो से बाहर निकलेगा अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करके, तो वो मान ये होगा 1/2 क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम। क्लियर है? अब हम बात करें चक्कर से। एक चक्कर में 2qv ऊर्जा ग्रहण करता है। मान लीजिए ये ऊर्जा यहां तक पहुंचने में, कैपिटल R त्रिज्या तक पहुंचने में, मान लीजिए इसमें कैपिटल N चक्कर लग रहे, मान लो कैपिटल N चक्रों में ये ऊर्जा प्राप्त हुई, और एक चक्कर में कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है 2qv, और पहले प्रारंभ में स्थिर अवस्था में था, ये स्थिर अवस्था से प्रारंभ किया, यानी जो ऊर्जा है इसकी वो विद्युत क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है, तो 2qv गुणा N E मैक्सिमम के तुल्य होगा। यदि कुल चक्कर N हो तो E मैक्सिमम इक्वल्स टू 2qv गुणा N। एक चक्कर में 2qv, N चक्रों में 2qv गुणा N। चक्कर कौन सा? ये जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर बनेगा, इनकी संख्या N है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। 2qv N, v विभवांतर है, ये कैपिटल V है, ध्यान रखना, ये वेग नहीं है, ये विभवांतर है। 1/2 क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन, करेक्ट। यहां से आप चाहें तो n का मान निकाल सकते हैं, कितने चक्रों में ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगा 1/4, v नीचे जाएगा q बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन v m। एक बड़ा 4 क्यू बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन v गुणा m, ये चक्रों की संख्या है। तो ये था साइक्लोट्रॉन, जिसमें प्रश्न जो पूछा जा सकता है साइक्लोट्रॉन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, साइक्लोट्रॉन का चित्र बनाते हुए इसकी रचना को समझाएं, ये अलग क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन की का सचित्र वर्णन करते हुए उसका गणितीय विवेचन कीजिए, या साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि पूछ सकते हैं। गणितीय विवेचन में आपसे अधिकतम ऊर्जा पूछी जा सकती है, साइक्लोट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान प्राप्त कीजिए। तो इसमें डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आप साइक्लोट्रॉन का डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लें। इसमें डीज बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये आप थोड़ा सा किस तरह से एंगल लेना है
वो आप थोड़ी प्रैक्टिस करके बनाएं, क्योंकि डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन होता है तो उतनी ही हेल्प मिलती है, उतना ही इलिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये था साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन किस प्रकार की युक्ति है? भारी धनावेशित कणों को त्वरित करने की एक विधि है। करेक्ट। अब इसके कुछ सीमा बंधन है साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन। सीमा बंधन इसका यह है कि हल्के कणों को इसे त्वरित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब हल्के कणों को हम त्वरित करते हैं तो यहां पर वेग अधिक बढ़ जाता है। वेग बढ़ गया तो उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है इस सूत्र के अनुसार 1 - v²/c²। जब वेग बढ़ गया तो एक में से ये पद माइनस अधिक होगा, अंडरूट है, m का मान बढ़ जाएगा। v अधिक है तो m का मान भी बढ़ेगा। ये सापेक्षता में हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं कि जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। अगर कण का वेग बहुत अधिक है, हल्के कण बहुत तेजी से उच्च वेग प्राप्त कर लेते हैं, तो इस कारण उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो उपकरण की व्यवस्था है वो मैच नहीं हो पाती, उसके साथ हम मैचअप नहीं कर सकते। और यहां हम अल्फा कणों को त्वरित करते हैं, धनावेशित कणों को, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम त्वरित करना चाहें तो इसके लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। बीटाट्रॉन वहां इसके बढ़ते हुए द्रव्यमान के साथ में अलग से व्यवस्था है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें सिलेबस में मेंशन कि इलेक्ट्रॉनों को किससे त्वरित किया जाता है, वो बीटाट्रॉन है। अल्फा कणों के लिए पूछें तो अल्फा कणों को हम साइक्लोट्रॉन से त्वरित करते हैं। क्लियर है? अब इसके जो उपयोग है, इसके जो उपयोग हैं वो क्या है? देखिए, नाभिकीय संरचना ज्ञात करने में, नाभिकीय संरचना में देखिए कैसे, जैसे कोई नाभिक है, इसके ऊपर हमें बम्बार्डिंग करवानी है, इसके ऊपर अगर हमें बम्बार्डिंग करवानी है और वो टकराकर हमें नाभिक से संबंधित सूचनाएं दे डिटेक्टर की सहायता से, तो यहां पर नाभिकीय संरचना को समझा जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? टक्कर करवाने की आवश्यकता होती है। तेजी से आता हुआ कण इससे टकराएगा और इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन के मध्य कुछ अंतरक्रिया होती है और इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है टक्कर के पश्चात। तो उस परिवर्तनों को हम प्रेक्षित कर नाभिकीय संरचनाओं का अध्ययन भी करते हैं। दूसरा, ठोसों के अंदर आयनों को प्रक्षेपित करवाना, आयनों को रोपण करवाना, आयनों का रोपण इसके अंदर। किसी ठोस में अगर हमें आयनों को रोपित करवाना है उसके अंदर, तो हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। तीसरा है जो रेडियो एक्टिव विक्टन है, वो भी स्टार्ट किया जा सकता है। जो दुर्बल नाभिक है उसे हम टक्कर करवाते हैं, तो नाभिकीय परिघटनाएं हम इससे जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन के यूज है। तो होपफुली इस वीडियो क्लियर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइक्लोट्रॉन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली सभी पेपर्स में आप देखेंगे साइक्लोट्रॉन से संबंधित प्रश्न होते हैं। थैंक यू।